नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 9 सितंबर मंगलवार सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 9 सितंबर की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी खबर, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक आपको यहां पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज 9 सितंबर 20 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। सबसे पहले देखते हैं हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट। हरियाणा में आज 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 12 सितंबर तक इसी तरह बारिश का मौसम बना रहेगा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मारकंडा नदी खतरे के निशान से 0.4 मीटर नीचे बह रही है। दोपहर 3 बजे तक नदी में 10,871 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया था। फरीदाबाद में यमुना का पानी 89,544 क्यूसेक रह गया है। कैथल में घग्गर में 52,381 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है। यहाँ नदी खतरे के निशान से 1 फीट नीचे बह रही है। अथिनीकुंड बैराज पर 48,628 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ के अनुसार राज्य में 12 सितंबर तक मानसून की सक्रियता में थोड़ी कमी आने की संभावना है। नूंह जिले में बारिश कम होने और जल स्तर सामान्य होने के बाद जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल 9 सितंबर से फिर से खुलेंगे। पहले स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए थे, जिसे वापस ले लिया गया। हालांकि उन्होंने स्कूलों को कुछ सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को कहा गया है कि वे परिसर और आसपास के इलाकों पर बारिश और जल भराव पर नजर रखें। आज 9 सितंबर अंबाला, यमुनानगर और करनाल में अधिकतर एरिया में बारिश के आसार हैं। पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत और सोनीपत में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। जींद, रोहतक, फरीदाबाद और पलवल में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, रेवाड़ी में बारिश की संभावना नहीं है। हरियाणा सरकार ने बारिश और जल भराव से हुए नुकसान को देखते हुए लोगों की मदद के लिए क्राइटेरिया बना लिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बारिश के दौरान घर गिरने या अन्य किसी कारण से मरने वालों के परिवार को सरकार 4 लाख रुपए की सहायता देगी। 40 से 60% तक अंग हानि होने पर सरकार 74,000 रुपये की आर्थिक मदद देगी, जबकि 60% से अधिक अंग हानि होने पर 2.5 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त मैदानी इलाकों में बारिश से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1,20,000 रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1,30,000 रुपये की राहत राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि बाढ़ से परेशान लोगों की मदद के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू कर दिया है। इस पोर्टल पर अब तक प्रदेश के 5,217 गाँव के 2,53,440 किसानों ने 14,91,130 एकड़ जमीन के नुकसान की जानकारी दी है। सरकार बाढ़ और जल भराव से प्रभावित इलाकों में तुरंत राहत पहुंचाने पर ध्यान दे रही है। फसल के नुकसान पर प्रति एकड़ 7,000 से 15,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। दुधारू पशु की हानि पर 37,500 रुपये, भेड़, बकरी, सूअर के नुकसान के लिए 4,000 रुपये, दूध न देने वाले पशु के लिए 32,000 रुपये और मुर्गी पालन के लिए 10,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए 10,000 रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान के लिए 5,000 रुपये। गांव में दुकान, संस्थान व उद्योग 100% हानि 1 लाख रुपये तक 1 लाख रुपये या वास्तविक हानि मुआवजा दिया जाएगा। 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक के 1,75,000 रुपये दिए जाएंगे। 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक के उद्योग के लिए 2,35,000 रुपये दिए जाएंगे। 3 लाख से 4 लाख रुपये तक के लिए 2,75,000 को मुआवजा दिया जाएगा। 4 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक 3,05,000। अगर नुकसान 5 लाख से अधिक है तो 3,05,000 रुपये के साथ नुकसान का 10% अतिरिक्त दिया जाएगा। नायब सैनी ने घोषणा की कि प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। सभी विधायक और समर्थक विधायक बाढ़ राहत के लिए 1 महीने का वेतन देंगे। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से भी मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से दान करने की अपील की है। जल भराव वाले क्षेत्रों में गिरे या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का सर्वे कराकर नुकसान की भरपाई की जाएगी। यदि कोई मकान मालिक 20 साल से एक ही जगह पर रह रहा है और उसकी छत को नुकसान हुआ है तो सरकार उसकी भी मदद करेगी। तत्काल राहत उपायों के लिए जिलों को रिजर्व फंड के रूप में कुल 3 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। हरियाणा में मिड डे मील वर्कर के रैशनलाइजेशन की कोई योजना नहीं है। वर्कर की नियुक्ति बारे बच्चों की संख्या का केंद्र का पुराना फार्मूला ही लागू है। अफवाहों पर ध्यान न दें। ये बात महानिदेशक प्राथमिक शिक्षा डॉक्टर विवेक अग्रवाल एवं मिड डे मील योजना प्रबंधक संजीव कुमार ने मिड डे मील वर्कर यूनियन हरियाणा C2 के प्रतिनिधिमंडल के सामने कही। दरअसल 5 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा था, जिससे 10 से 12 हजार मिड डे मील वर्कर के खत्म होने की संभावना थी, जिस पर अधिकारियों ने साफ किया कि विभाग या सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
मिड डे मील वर्कर यूनियन के नेताओं की आज प्राइमरी एजुकेशन के डीसी से मीटिंग के दौरान यूनियन नेताओं ने कहा कि भारत सरकार ने बच्चों की संख्या और वर्कर की नियुक्ति का फार्मूला दिया है, जिसके तहत 25 बच्चों तक एक, 26 से 100 बच्चों तक दो और इसके बाद अतिरिक्त 100 बच्चों पर एक अतिरिक्त कुक का प्रावधान है। इन्हीं निर्देशों के अनुरूप राज्य में मिड डे मील कुक की भर्ती हुई है और वे काम कर रही हैं। यदि इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। विभाग निदेशक डॉक्टर विवेक अग्रवाल ने कहा कि सहमति के बिंदुओं पर फाइल तैयार की जा रही है, जल्दी अमल में लाई जाएगी। यूनियन नेताओं ने कहा कि सरकार मिड डे मील वर्कर के मानदेय में बढ़ोतरी करे, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह हो, 12 महीने मानदेय मिले। इस बारे में राज्य और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए सितंबर महीने में सभी जिलों में यूनियन की कन्वेंशन होगी। नवंबर में इन मांगों के लिए बड़ा आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सीएम ने बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि वीटा बूथों का आवंटन महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। इन बूथों के लिए स्थान जल्द चिन्हित किए जाएं और उनमें 50% तक आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि महिला सीएम पैक्स के गठन और संचालन की प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाए, ताकि ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर आर्थिक गतिविधियों का भागीदार बनाया जा सके। गन्ना उत्पादकों को कम किराए पर मशीनें उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों को आधुनिक IT सुविधाओं से लैस किया जाए, ताकि किसानों और उपभोक्ताओं को पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को सरकार की ओर से मिलने वाली भुगतान और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की सब्सिडी राशि सीधे सहकारी बैंकों के माध्यम से जोड़ी जाए। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोमवार को मोहाली पहुंचकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की। भगवंत मान पिछले 4 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। नायब सैनी करीब 20 मिनट वहां रुके, जिस दौरान उन्होंने भगवंत मान का हालचाल जाना। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। भगवंत मान की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद तबीयत बिगड़ गई थी। हालांकि अब उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अभी वे डॉक्टरों की निगरानी में है। अस्पताल के मुताबिक मान को धड़कन धीमी होने और कमजोरी की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आयुष से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों की जांच और निरीक्षण के लिए नई कमेटी गठित की है। गवर्नर की स्वीकृति के बाद स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के अनुसार कोई भी नया आयुष शैक्षणिक संस्थान शुरू करने से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एसेंशियल सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। इसके लिए गठित कमेटी स्थल का निरीक्षण करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। हिसार से बड़ी अपडेट। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि केवल किसानों को ही नहीं, बल्कि जिन लोगों के मकानों और छतों को नुकसान पहुंचा उनको भी राहत दी जाएगी। राज्य सरकार का उद्देश्य हर उस परिवार तक सहयोग पहुंचाना जो इस आपदा से प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि अब तक हिसार जिले के 276 गाँव के 40,433 किसानों द्वारा लगभग 2,55,491 एकड़ भूमि में फसल नुकसान का पंजीकरण किया जा चुका है। सरकार शीघ्र इन दावों की जांच पूरी कर किसानों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला। इस पोर्टल पर किसान अपनी खराब हुई फसलों का विवरण अपलोड कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती निकली हैं पद 455। 6 सितंबर आवेदन की शुरुआती तारीख। आवेदन की अंतिम तारीख 28 सितंबर। क्वालिफिकेशन 10वीं पास। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कार ड्राइविंग का 1 साल का अनुभव। आयु 18 से 27 साल। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं mha.gov.in। IBPS RRB बैंकों में भर्ती निकली है पद 13,217। 1 सितंबर से 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन पद के अनुसार ग्रेजुएशन, CA या MBA, वर्क एक्सपीरियंस। आयु सीमा 18 से 40 साल। सिलेक्शन प्रोसेस प्रीलिम एग्जाम, मेन एग्जाम, इंटरव्यू। आवेदन लिंक के लिए IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी देख सकते हैं ज़्यादा अपडेट के लिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने फरवरी मार्च 2026 में आयोजित होने वाली सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के लिए नए परीक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। राजकीय अनुदान प्राप्त और अराजकीय स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने भवन में नया परीक्षा केंद्र बनवाने के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने बताया कि विद्यालयों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और इसे पूर्ण रूप से भरकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की सिफारिश सहित बोर्ड कार्यालय में दस्ती पंजीकृत डाक के माध्यम से भिजवाना होगा। उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र के साथ भवन की योजना और परीक्षा केंद्र के लिए भवन के जिस भाग का प्रयोग किया जाना उसका हिस्सा लाल पेंसिल से अंकित करना आवश्यक है। तो क्या क्या शर्तें रखी गई हैं? विद्यालय भवन मुख्य सड़क के पास होना चाहिए। विद्यालय में 16 CCTV कैमरों की व्यवस्था होनी आवश्यक है, जिनमें 13 कमरों में 1 कंट्रोल रूम, केंद्र अधीक्षक के कमरे में और 2 विद्यालय परिसर को कवर करने में। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के लिए डेस्क होने अनिवार्य हैं। सेकेंडरी परीक्षा के नए केंद्र के लिए कम से कम 200 परीक्षार्थी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के लिए 150 परीक्षार्थियों का आना आवश्यक है। नए परीक्षा केंद्र के लिए 12,000 रुपये परीक्षा केंद्र स्थापना शुल्क, 3,000 रुपये निरीक्षण शुल्क जमा कराना होगा। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bsech.org.in पर
चेक कर सकते हैं। हरियाणा के कॉलेजों में इस बार दाखिलों का ग्राफ बुरी तरह गिर गया है। आधे से ज़्यादा सीटें खाली रह गई हैं। सरकारी एडिड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में नए कोर्स शुरू करने के बावजूद दाखिले उम्मीद से काफ़ी कम हुए हैं। यह स्थिति कॉलेज प्रबंधन के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी चिंता का कारण बन गई है। आंकड़ों के मुताबिक इस सत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी की 61% और यूजी की 49% सीटें खाली रह गई है। खास बात यह है कि पिछले सत्र की तुलना में भी दाखिले गिरे हैं। बीते सत्र में यूजी और पीजी कोर्स में करीब 1,57,000 दाखिले हुए थे, जबकि इस बार केवल 1,39,000 सीटें भर पाई हैं। इसे लेकर शिक्षा मंत्री महिपाल डंडा ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को इस पर चिंतन और मंथन करने के निर्देश दिए ताकि आगामी सत्र में हालात सुधारे जा सकें। हरियाणा में एडिड सरकारी कॉलेजों में कई पद खाली हैं। एडिड कॉलेजों में 2500 टीचरों के पद, टीचर काम कर रहे हैं 1700, टीचरों के पद खाली हैं 800। सरकारी कॉलेजों में 7,986 पद स्वीकृत हैं। रेगुलर टीचर काम कर रहे हैं 3,264, एक्सटेंशन लेक्चर लगे हैं 1,964, टीचरों के पद खाली पड़े हैं 2,758। हरियाणा के कॉलेजों में इस बार दाखिलों का ग्राफ काफ़ी पिछड़ा, आधे से ज़्यादा सीटें खाली रह गई हैं। तो ये हर सुबह हरियाणा वासियों के लिए बड़ी अपडेट, पल पल की जानकारी आपको यहाँ पर दिन भर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पहली बार आए तो। सबसे सटीक, सबसे सही जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।